गर्मी में खुले खेत में 3 बहू की लटकती हुई रसोई। बहुओं ग्राहक आए हैं। हाँ बताइए आप लोग, हमारे खुले खेत में मेरी 3 बहुओं की लटकी हुई रसोई में आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? अरे जी, मुझे तो आपकी बड़ी बहू के हाथ का आम रस चाहिए। जी मुझे तो आपकी छोटी बहू के हाथ की रंगीन पारी पूरी खानी है, वो भी इमली और खट्टे आम की पानी के साथ। मुझे तो निशा जी के हाथों की टमाटर की सूप पीनी है। गर्मियों में चारों तरफ सुंदर पहाड़ों से घिरे हुए खुले खेत में तीनों बहुओं की लटकी हुई रसोई में शारदा ग्राहकों को बैठाती है। वहीं रागिनी आम रस बनाकर रामू को परोसती है और कनिका राधा को अपनी रंगीन पानी पूरी अलग अलग पानियों के साथ खिलाने लगती है और निशा टमाटर का सूप बनाकर सुमन को देती है। वाह, क्या आम रस बनाया है। आपके खेतों में आपकी तीनों बहुओं की लटकी हुई रसोई में गर्मियों के सीजन में आम रस पीने का मजा ही कुछ और है। अरे मुझे बहुत मजा आया। और ये आपकी लाल पीली पानी पूरी भी मुझे बहुत पसंद आई। और आपके खेतों में होगी टमाटर का सूप पीकर मेरा मन तरोताजा हो गया। ईस्ट और वेस्ट, मेरी तीनों बहुएं बेस्ट। गर्मियों में अपने खुले खेत के ऊपर लटकी हुई रसोई में रामलाल और शारदा की तीनों बहुएं ग्राहकों के लिए खाना बनाने लगती हैं। वहीं तीनों भाई नीचे खेत में खेती कर रहे होते हैं और सूरज विक्रांत दूसरे बच्चों के साथ बगीचे में खेल रहे होते हैं। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि मेरी तीनों बहुओं ने पहाड़ों से घिरे खुले खेत में लटकी हुई रसोई क्यों बनाई है और यहाँ इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं मेरी बहुओं की कहानी कि आखिर कैसे और किस परिस्थिति में ये लटकी हुई रसोई बनी। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे के छोटे से घर में रामलाल और शारदा की तीनों बहुएं गर्मी से परेशान बैठी होती हैं। वहीं रागिनी चूल्हे के पास बैठी राशन के खाली डिब्बों को देख रही होती है। तभी सूरज और विक्रांत पसीने से लथपथ फटे कपड़ों में घर आते हैं। मम्मी हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी खाने को दो और हमें गर्मी भी लग रही है। बच्चों, पापा को आने दो, फिर हम तुम्हें खाना परोसते हैं, तब तक थोड़ा इंतजार कर लो। बच्चों तुम यहाँ आओ, मैं तुम दोनों को अपने आंचल से हवा कर देती हूँ। बच्चे निशा के पास बैठ जाते हैं और निशा अपने आंचल से दोनों बच्चों को हवा करने लगती है। थोड़ी देर में चेहरे पर थकान और कंधे पर कुदाली और फावड़ा लिए रमेश दोनों भाई घर लौटते हैं। क्या हुआ, आप दोनों बहुत उदास और थके हुए लग रहे हैं। मम्मी पापा चाचा आ गए हैं, अब जल्दी हमारा खाना निकालो। रागिनी, हमारे आने तक तुमने बच्चों को भूखा क्यों रखा है? उन्हें खाना खिला देती। हमें शौक नहीं है बच्चों को भूखा रखने का, पर उन्हें खिलाने के लिए कुछ तो हो तब ना उन्हें खिलाते। हमें लगा आप लोग आधे वक्त कुछ लेकर आएंगे, वही बनाकर हम बच्चों को खिला देंगे, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और न ही कोई सब्जी बची है। हम कहाँ से कुछ लेकर आएंगे? हमारे पास न पैसे हैं और न ही हमारे खेत में फसल आई है। हे भगवान, इतना बड़ा परिवार देकर हमें ये गरीबी क्यों दिखा रहा है तू? मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे भूखे हैं। शारदा, भगवान को क्यों कोसती हो? इसमें गलती भगवान की नहीं है। भगवान ने हमें पहाड़ों के बीच इतना सुंदर गांव दिया, घर दिए, हमें खेत दिए जहां हमारी फसलें लहराया करती थी। पर जब से पहाड़ों को काटकर और नदियों का रुख मोड़कर रास्ते बनाए गए हैं, तब से हमारे खेत सूखते जा रहे हैं और इतनी तेज धूप में खेती करना भी मुश्किल हो गया है। पूरा परिवार गरीबी और गर्मी से परेशान एक दूसरे के मायूस चेहरे देखने लगता है। तभी रागिनी की नजर घर के बाहर पड़ोसन कांति पर पड़ती है, जिसके हाथ में कटोरी में चने होते हैं। कितनी बार कहा है इन लोगों को अनाज को सूखी जगह रखा करो, पर नहीं, इन्होंने चनों को भिगो दिया और अब सभी चनों में कीड़े हो गए हैं। अब इन्हें फेंकना पड़ेगा। शायद आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, आज हमें हमारे बच्चों को खाना मिल गया। इतना कहकर रागिनी तुरंत कांति के पास चली जाती है। चाची, आप ही मुझे दे दीजिए, ये मेरे काम आ जाएंगे। मैं तो फेंक ही रही थी, ले जा तू। कांति रागिनी को चने देकर चली जाती है। तभी तीनों बहुएं और पति बाहर आते हैं। भाभी, ये कीड़े लगे हुए चने आप क्या कीजिएगा? आप लोग हमारे खेत चलिए, मैं बताती हूँ। रागिनी अपनी देवरानियों पति और देवर के साथ सूखे पड़े खेत में आती है, जहाँ कहीं कहीं मुरझाई फसलें उगी होती हैं। रागिनी चनों को खेत के बीच तेज धूप में रखकर कपड़े से ढक देती है। भाभी, इसमें क्या होगा? आप ये क्या कर रही हैं? अरे तुम पूरे बुद्ध हो क्या? जेठानी जी धूप में चने रखकर उनमें कीड़े भगा रही हैं। इतनी तेज धूप कीड़े भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और चनों से भाग जाएंगे।
थोड़ी देर में तेज गर्मी से चनों के सभी कीड़े भाग जाते हैं और रागिनी चनों को घर लाकर भूनकर सत्तू बनाती है और सभी को सत्तू के पेड़े खिलाती है। वाह बहू, क्या दिमाग लगाया है। आज 2 दिन बाद हम सभी ने कुछ खाया है। आज तो हमारा पेट भर गया, पर कल क्या होगा? ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन दोनों भाई धूप में काम कर रहे हैं। वहीं तीनों बहू अपने कंधे पर डंडे में दोनों तरफ पानी भरे मटके टांग कर पहाड़ से नीचे उतर रही होती हैं। अभी तो हमें 20 मिनट और लगेंगे पहाड़ से उतरने में, जल्दी चलो। इस तरह आपस में बातें करते हुए तीनों बहुएं पहाड़ से नीचे उतरकर अपने खेत में अपने पतियों के पास आती हैं और अपने साथ लाया पानी खेत में डाल देती हैं। आप लोग इस कड़ी धूप में इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। पहाड़ के दूसरी तरफ जाकर जब तक आप लोग पानी लेकर आती हैं और दोबारा खेत में डालती हैं, तब तक पहले डाला हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाता है। भैया सही कह रहे हैं, इतनी तेज धूप में इस तरह खेत को सींचना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करें, हमारी सारी मेहनत बेकार हो रही है। इस तरह हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम नदी से मोटर लगवाकर पानी अपने खेतों में ला सके। ये तो गांव में हर गरीब किसान की समस्या है। इतनी तेज गर्मी और पानी न होने की वजह से कई किसानों की जमीन सूखी पड़ी है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। पूरा परिवार गर्मी और खेत की समस्याओं से जूझ रहा होता है। तभी एक दिन दोपहर में तीनों बहू खेत में खड़ी होकर पहाड़ पर चढ़ती हुए कुछ बुजुर्ग औरतों को देखती है जो थककर पहाड़ पर बैठ गई होती हैं। वो देखिए दीदी, वो लोग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं। ये शहर के लोग हैं, घूमने तो चले आते हैं, पर इन्हें आदत नहीं होती है इतना चलने की। पर हमें तो है, अगर हम इन्हें पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा दें तो उसके बदले हम इनसे पैसे ले सकते हैं। पर हम इन्हें लेकर जाएंगे कैसे? जिन डंडों में हम पानी बांधकर लाते हैं वो काफी मजबूत हैं। बीच में एक पालना लगा देंगे और हम दोनों तरफ से इन्हें उठाकर ऊपर पहुंचा सकते हैं। तीनों बहुएं एक मजबूत डंडे पर एक मजबूत कपड़ा बांध देती हैं और थककर बैठी बुजुर्ग औरतों को पालने में बिठाकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देती हैं, जहां तीनों बहुओं के चेहरे पसीने से लथपथ होते हैं। जग जग जियो तुम तीनों, मुझे तो लगा था मैं कभी पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर ये सुंदर नजारा देख ही नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, पर इस उम्र में आप अकेले पहाड़ पर क्यों आई हैं? अकेले नहीं आई हूँ, बहू बेटों के साथ आई हूँ। मेरी बहू तो मुझसे पहले ही थक कर नीचे बैठ गई है। ये लो तुम्हारा इनाम। इतना कहकर बूढ़ी औरत रागिनी को 50 रुपए देती है और तीनों बहुएं पैसे लेकर वापस पहाड़ के नीचे उतरकर खड़े हो जाती हैं और इसी तरह नंगे पांव थके हुए लोगों को पालने में बैठाकर पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाती हैं, जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं और तीनों बहुएं आटा लेकर घर लौट आती हैं और सभी के लिए रोटी बनाती हैं। बहू, तुम्हारे पतियों के पास तो पैसे होंगे नहीं, ये पैसे कहाँ से आए? पापा जी, ये पैसे तो हमें पहाड़ पर मिले। बहुएं झूठ बोलकर अपने पूरे परिवार का पेट भरती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तीनों बहुएं थके हुए टूरिस्टों को अपने पालने में बैठाकर पहाड़ पर पहुंचा रही होती हैं। ये भाभी क्या कह रही हैं? नंगे पांव इस पथरीले पहाड़ पर लोगों को कंधे पर बैठाकर ऊपर पहुंचा रही हैं। अब समझी कि रात में तीनों भाभियां अपने पांव क्यों ऐंठ रही होती हैं और इनके पास पैसे कहां से आते हैं। इतना कहकर प्रीति घर चली आती है और अपने भाइयों और घर वालों को सारी बात बताती है। थोड़ी देर में तीनों बहुएं घर आती हैं। सच सच बताओ बहू, तुम लोग हमारे खेतों में तो जाती हो, वहां क्या करने लगती हो? मम्मी जी, हम खेत में क्या करेंगे, ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, जरा यहाँ बैठो। इतना कहकर तीनों बहुओं को चटाई पर बैठाकर उनके पांव देखते हैं, जिन पर बड़े बड़े छाले हुए होते हैं। हमें माफ कर दो, हम इतने भी लायक नहीं है कि अपने पत्नी और बच्चों का पेट भर सके, जिसके लिए तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। बहुआ, तुम ये काम नहीं करोगी। हमें खाना नहीं चाहिए, हम जिंदगी भर भूखे रह सकते हैं, पर अपनी बहुओं को इतनी गर्मी में ये तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मम्मी चाची, हमें माफ कर दो, हमने भी खाने की जिद की थी, हमें बहुत भूख लगी थी, पर हम जिद नहीं करेंगे। अब आप लोग इतनी मेहनत मत कीजिए। बच्चों की बात सुनते ही पूरे परिवार की आंखें भर आती हैं और बहुएं अपने बच्चों को गले से लगा लेती हैं। भले हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, भगवान ने हमें एकता और प्यार की ताकत दी है, इसी के सहारे हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। पूरा परिवार एक दूसरे को सांत्वना देता है और खुशी खुशी सो जाता है। तभी रात के 2 बजे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे छोटे से कस्बे में? अरे हमें कोई बचाओ, हम क्या करें? बच्चों, जल्दी घर से बाहर निकलो, जरूर कोई बड़ी समस्या है।
पूरा परिवार घर से बाहर निकलता है जहाँ पहाड़ हिल रहे होते हैं और कई चट्टानों के टुकड़े तेजी से गांव की तरफ गिर रहे होते हैं। तभी एक बड़ा चट्टान लुढ़कते हुए घर की तरफ बढ़ता है। अरे वो बड़ा सा चट्टान हमारे घर की तरफ आ रहा है। महेश कुछ करो, प्रीति घर के अंदर ही है। इतना सुनते ही महेश तुरंत घर के अंदर कूद पड़ता है और प्रीति को बाहर निकाल देता है। तभी चट्टान घर पर गिरती है और मलबे में महेश की एक टांग फंस जाती है। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी टांग इस मलबे में फंस गई। भैया, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? उमेश जल्दी उठ, जल्दी चल। रमेश, उमेश और तीनों बहुएं मिलकर मलबा हटाते हैं और कनिका सहारा देकर महेश को बाहर निकालती है। आप कहते थे ना भगवान की कोई गलती नहीं है, अब बताइए किसकी गलती है? भगवान चाहता ही नहीं है कि हम सुकून से अपनी जिंदगी जिए। पहले भूख, गर्मी, पानी की समस्या और अब सर छुपाने की जगह भी छीन ली। पूरा परिवार अपने टूटे हुए घर के पास बैठकर रात बिताता है और अगली सुबह सभी पड़ोसी भीड़ लगाकर गरीबी का तमाशा देखने आ जाते हैं। मम्मी, हमें बहुत तेज धूप लगने लगी है, बाहर बहुत गर्मी है। इनके पाँव में भी काफी तेज चोट लगी है, लगता है हड्डी मुड़ गई है। आप लोग हमें ऐसे खड़े होकर क्यों देख रहे हैं? हमारा घर टूट गया है, हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। हमारे खुद के खाने की लाली पड़ी है, तुम्हें कहाँ से छत देंगे? विमला जी, आप भी यहाँ खड़ी हमारा तमाशा देख रही हैं। भगवान ने आपको पैसों की कमी नहीं दी है, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। भगवान ने हमें पैसों की कमी नहीं दी क्योंकि भगवान जानता है हम अच्छे लोग हैं और तुम्हें गरीब बनाया है ताकि तुम अपनी सजा भुगतो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं जब ये भगवान का फैसला है? इतना कहकर विमला मुंह बनाकर चली जाती है और बाकी पड़ोसी भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। किसी ने सही कहा है, अगर वक्त बुरा हो तो बंदर भी गुलाटी मारते हुए गिर जाता है, और लोग कहते हैं बुरे वक्त में पड़ोसी पहले रिश्तेदार होते हैं। हम लोग क्यों इन पर निर्भर रहे? हम गरीब जरूर हैं पर हमारे पास खेत है, हम अपने खेत में ही छोटा सा घर बनाकर रहेंगे। इतना कहकर तीनों बहुएं चट्टान के नीचे दबे मलबे से जरूरी सामान निकालती हैं और अपने खेत में चली जाती हैं, जहां चिलचिलाती धूप सीधे चेहरे पर पड़ रही होती है और आसपास मुरझाई सब्जियां और सूखी फसलें दिखाई दे रही होती हैं। भाभी, हम लोग खेत में घर बनाएंगे कैसे? हमारे खेत में काफी सूखी मिट्टी है। चट्टान के छोटे पत्थरों और इस सूखी मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर हम एक मजबूत और टिकाऊ घर बना सकते हैं और ये घर ठंडक भी देगा। खेत में घर बनाने में बहुत समय लगेगा। सबसे पहले हम सर छुपाने के लिए साड़ियों से एक छोटा सा तंबू बना लेते हैं। तीनों बहुएं 2 साड़ियों को जोड़कर सर छुपाने लायक एक छोटा सा तंबू बनाती हैं और फिर रागिनी, रमेश मिट्टी खोदने लगते हैं। वहीं कनिका पहाड़ की दूसरी तरफ से पानी लेकर आती है और निशा चट्टानों से भारी पत्थर लाती है। तीनों बहुएं मिट्टी, पत्थर और पानी मिलाकर घर की दीवार खड़ी करते हैं। फिर छत बनती है। 2 दिन में मिट्टी और चट्टानों का घर तैयार होता है। घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा भी बनाती है। मम्मी, ये घर तैयार है, अब हम इसके अंदर जा सकते हैं? हाँ बच्चों, अब हम सभी इसी घर में रहेंगे। तीनों बहुएं पूरे परिवार के साथ मिट्टी और चट्टान से बने घर के अंदर आती हैं। अंदर आते ही सभी को ठंडक महसूस होती है। भाभी, ये घर तो काफी ठंडा है। ठंडा तो होगा ही, मिट्टी और चट्टानों का बना हुआ है, बाहर की गर्मी अंदर आ ही नहीं सकती। बहू, घर तो तुमने बना लिया पर अब बहुत जोर की भूख लगी है। आप लोग बैठिए, हम मलबे से थोड़ा राशन भी लेकर आए हैं, अभी खाना बनाते हैं। तीनों बहुएं खेत में बनी रसोई में खाना बनाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पूरा परिवार खेत में रहकर खेती करने लगता है। तभी एक दिन रागिनी चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी तेज हवा चलने लगती है। ऐसी तो गर्मी में जरा सी भी हवा नहीं चलती और आज इतनी तेज हवा चल रही है, मेरा सारा खाना खराब हो जाएगा। रागिनी जल्दी से खाना ढकती है पर तेज हवा में उड़ी चिंगारियों से रागिनी की साड़ी जल जाती है और रागिनी उसी हालत में गांव के बाजार पहुंचती है। ये देखो, जली हुई साड़ी पहन रखी है। अरे और रागिनी, क्यों अपने निकम्मे पति के साथ अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? मेरे साथ चल, तेरी साड़ी भी बदलवा दूंगा और जिंदगी भी। ये सुनते ही रागिनी आगे बढ़ती है और आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है। जुबान संभाल कर बात करना, हम गरीब जरूर हैं पर अपनी इज्जत बचाना हमें आता है। रागिनी के थप्पड़ से बाजार के सभी लोग चुप हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पूरा परिवार घर में खाना खाने बैठा है और खाने में पड़े कंकड़ से सूरज और विक्रांत के दांत टूट जाते हैं। मम्मी, मेरा दांत टूट गया। मम्मी देखो, मेरा भी दांत टूट गया। तुम दोनों के दांत एक साथ कैसे टूट गए? मम्मी, मेरे खाने में इतना बड़ा कंकड़ निकला है।
निशा कंकड़ को ध्यान से देखने लगती है। तभी एक कंकड़ रामलाल के गले में फंस जाता है, जिससे रामलाल की सांस फूलने लगती है। क्या हुआ जी, आप इतनी जोर जोर से सांस क्यों खींच रहे हैं? पापा जी, आपके खाने में भी कंकड़ था क्या? रामलाल सर हिलाकर हाँ का इशारा करता है। पापा जी घबराइए मत, मैं कंकड़ निकालती हूँ। निशा हल्के हाथों से रामलाल के पीठ पर घूसा मारती है और खांसते हुए रामलाल के मुंह से कंकड़ बाहर आ जाता है। धन्यवाद बहू, तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे तो लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। खाने में इतने बड़े बड़े कंकड़ आए कहाँ से? पहाड़ों से। तेज हवा या लोगों के चलने की वजह से ये कंकड़ हमारी रसोई में आकर गिरते हैं। कोई बात नहीं, आइंदा से हम खाना देख कर खाएंगे। और बच्चों तुम चिंता मत करो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे दांत दोबारा आ जाएंगे। ऐसे ही पूरा परिवार साथ में खाना खाता है और एक दिन तीनों बहुएं पहाड़ से अपने खेत के लिए पानी लेकर आ रही होती हैं। आज तो बाल बाल बचे, अगर ये कंकड़ पापा जी की जगह बच्चों के गले में फंस जाता तो शायद बच्चे हमें बता भी नहीं पाते। हमारे खेत में घर तो सही है पर रसोई ठीक नहीं है। हमें रसोई का कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, पर क्या करें? तभी कनिका की नजर पहाड़ के किनारों पर बने छोटी छोटी दुकानों पर पड़ती है। दीदी, हमारे खुले खेत में अगर हम रसोई नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों ना हम अपने खेत के ऊपर लटकी हुई रसोई बनाएं? देवरानी जी, ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल होगा। इससे खाना बनाते समय हमें गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि ऊंचाई पर हवा चलती रहेगी और कंकड़ पत्थर का भी डर नहीं रहेगा। हम अपने घर की तरह ही मजबूत रसोई बनाएंगे और बेलों की मदद से दोनों पहाड़ों के किनारों पर बांधकर लटका देंगे। तीनों बहुओं को लटकी हुई रसोई का आइडिया पसंद आता है और तीनों पहाड़ से हरे बांस और मोटी बेलें लेकर खेत के बीचों बीच आती हैं और एक चूल्हा जलाती हैं। कनिका, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। हम लटकी हुई रसोई बनाएंगे। ये हरे बांस गर्म करने से आसानी से मुड़ जाते हैं। इन्हें मोड़कर मोटे तने में कीलों से ठोक देंगे और चारों तरफ बेलों से बांध देंगे। तीनों बहुएं तेज धूप में बांसों को बीच से फाड़ती हैं और चूल्हे की आंच में गर्म करके मोड़ती हैं और मोटे तने में कीलों से अटका देती हैं और एक मोदक या मोमो जैसा ढांचा तैयार करती हैं, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से छोटा होता है और चारों तरफ से मजबूत बेलों से कसकर बंधा होता है। कनिका, हम अपनी बनाई मोटी बेलों को लेकर पहाड़ पर जा रहे हैं। तुम यहीं खड़ी रहो और हमें इशारे से बताना कि हम सही दिशा में खींच रहे हैं या नहीं। रागिनी और निशा अपनी बनाई रसोई में मोटी बेलों को बांधकर विपरीत दिशा में पहाड़ पर चढ़ने लगती हैं। वहीं कनिका इशारों से दोनों को एक समान ऊंचाई पर आमने सामने पहुंच जाती है और अब बहुएं अपनी रसोई खींचना शुरू करती हैं। अच्छा हुआ हमने इतनी मोटी बेल बनाई है। रसोई हमारी हल्की है पर इसे इतनी ऊंचाई तक खींचना बहुत मुश्किल है। ये हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, पर हम अपने पतियों की मदद भी नहीं ले सकते। वो पहले से ही बहुत थके हुए हैं। कनिका एक बांस को यू आकार में मोड़ती है और उसमें एक खोखला बांस का टुकड़ा डालकर निशा के पास चली जाती है। कनिका, तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? दीदी, मैं नीचे खड़ी समझ रही थी कि आप लोग अकेले इसे नहीं खींच पाएंगी, इसीलिए मैंने ये जुगाड़ बनाया है। जिस तरह कुएं पर चक्के लगाकर पानी खींचना आसान होता है, उसी तरह इस खोखले बांस की मदद से ये बेल खींचना आसान हो जाएगा। इतना कहकर कनिका बांस को जमीन पर मजबूती से बैठा देती है और दूसरी तरफ रागिनी के पास जाकर वहां भी बांस को मजबूती से लगा देती है। अब दोनों बहुएं थोड़ी ताकत से बेल को खींचकर रसोई को हवा में लटका देती हैं और एक बड़े पेड़ से बेलों को कसकर बांध देती हैं और चारों तरफ कीलों से जकड़ देती हैं और पहाड़ से रसोई तक आने जाने के लिए बांस का एक पुल भी बना देती हैं। पूरा परिवार बांस के पुल से होकर लटकी हुई रसोई में आता है। अरे बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है इस पुल से आते हुए। अभी तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। अरे शारदा, तुम कितनी कमजोर दिल की हो। बहुओं ने इतनी मजबूत रसोई बनाई है कि पूरा परिवार इसमें खड़ा है। हमें कुछ नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, ये रसोई नहीं गिरेगी। हमने इसे मजबूत बेलों से बांधा है और बांस से बनाया है और हर महीने हम इसे नीचे उतारकर इसकी बेलें बदल देंगे, जिससे इसकी मजबूती बनी रहेगी। हम इसकी मजबूती का पूरा ध्यान रखेंगे। अब आप लोग घर जाकर आराम कीजिए और हमारे खेतों में जो भी सब्जियां होंगी उनसे हम कुछ बना कर लाते हैं। पूरा परिवार बांस और बेल के पुल से होकर पहाड़ आता है और अपने घर चला जाता है। वहीं तीनों बहुएं खेत में आती हैं और जहां मुरझाई हुई सब्जियां होती हैं। दीदी, इन मुरझाई हुई सब्जियों से हम क्या बनाएंगे? हमने खेतों में लटकी हुई रसोई तो बना ली है। आज भी हमारे खेत सूखे हैं, पर फसल के नाम पर ये सूखी हुई सब्जियां और थोड़ी बहुत घास फूस ही हैं। इनका भी हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पहाड़ों से इस तरफ पानी मोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लेंगे,
पर फिलहाल सभी के खाने के लिए ये सब्जियां ही ले लेते हैं और पेड़ों का कंदमूल भी ले लेते हैं, वो भी नमक के साथ खाने में अच्छा लगेगा। इतना कहकर तीनों बहुएं अपने खेत से सब्जियां लेती हैं और पास की जमीन से पेड़ों पर कंदमूल निकालकर पहाड़ पर जाती हैं और लटकी हुई रसोई में चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती हैं। इतनी गर्मी में भी यहाँ ठंडक है, न धूल मिट्टी की परेशानी और न ही कंकड़ का डर। यहाँ खाना बनाना आसान है। तीनों बहुएं खाना बनाकर पहाड़ से उतरती हैं और घर आकर सभी को खाना परोसती हैं। भाभी आपने कंदमूल बनाए हैं, पर ये ठंडा हो गया है, अब अच्छा नहीं लग रहा। कंदमूल तो गर्म ही अच्छा लगता है और ये लाल आलू भी ठंडे होकर पानी जैसे लग रहे हैं। हमें रोज ठंडा खाना कैसे खाना पड़ेगा? आज आप लोग ये खाना खा लीजिए, अब से आप लोगों को खाना गर्म ही मिलेगा। तीनों बहुएं सभी को खाना खिला देती हैं और दिन बीत जाता है। अगले दिन रागिनी 2 लंबी बांसों को जमीन में गाड़ रही होती है। रागिनी, ये तुम क्या कर रही हो हमारे खेत में? मैं एक लिफ्ट बना रही हूँ ताकि ऊपर नीचे आना जाना आसान हो जाए। रोज पहाड़ चढ़ने उतरने में हमारे पाँव में दर्द हो जाता है और खाना भी ठंडा हो जाता है। भाभी लिफ्ट कैसे बनाओगी? इसके लिए तो बिजली और पैसे लगते हैं। आपको क्या लगता है हम पैसे खर्च करेंगे? हम अपना जुगाड़ लगाकर लिफ्ट बनाएंगे। याद है जब पहाड़ की उस तरफ डैम बन रहा था तो इंजीनियरों ने एक लिफ्ट लगाया था पत्थरों को ऊपर नीचे भेजने के लिए। हाँ याद है, हमने भी एक हफ्ते उसमें काम किया था। फिर जैसे ही पता चला वो क्या कर रहे हैं तो पिताजी ने काम छुड़वा दिया। बस उसी तरह हम भी एक लिफ्ट बनाएंगे। रागिनी अपनी रसोई की पुल तक 2 लंबे बांस खड़ी करती है और उसमें खोखला बांस लगाती है और नीचे पतले बांस के पट्टों से एक पालना बनाती है। वाह, तुम लोगों के पास कितना दिमाग है। बिना पैसे खर्च किए इतना आसान और आरामदायक लिफ्ट बनाकर तैयार कर लिया। आराम से इस पालने में बैठ जाओ और अपने वजन के हिसाब से बिल को छोड़ते और खींचते रहो। अपने आप ही ऊपर या नीचे आ जा सकते हैं। हाँ, अब आप लोग समझे। अब देखते हैं ये सही काम करता है या नहीं। रागिनी पाले में बैठती है और बेल खींचकर ऊपर चली जाती है और ऊपर से होकर रसोई में पहुंचती है और इसी तरह तीनों बहुएं खेत में लटकती हुई रसोई में पहुंचकर खाना बनाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पहाड़ों पर घूमने आई एक बुजुर्ग औरत उल्टियां कर रही होती है। दीदी वो देखिए, वो बुजुर्ग औरत उल्टियां कर रही है। शायद इन्होंने भारी खाना खा लिया होगा। पहाड़ पर हल्का खाना ही खाना चाहिए। उन्हें यहाँ लेकर आते हैं, गर्म पानी पिलाकर थोड़ा आराम करवाते हैं। निशा लटकती हुई रसोई के पुल से होकर बुजुर्ग औरत और उसके परिवार के पास आती है। हमने अपने खेत पर लटकती हुई रसोई से आपको देखा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप चाहें तो थोड़ी देर हमारी रसोई में आराम कर सकती हैं। वहाँ आपको ठंडक भी मिलेगी और हम आपको गर्म पानी भी देंगे जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। खेत में लटकती हुई रसोई? ना ना ना, इस पहाड़ पर तो मुझे इतना डर लग रहा है। लटकती हुई रसोई में अगर मैं गिर गई तो। आंटी आपको कुछ भी नहीं होगा। आप अपने परिवार वालों के साथ मेरे पीछे पीछे आइए। हमारी रसोई काफी मजबूत है। बुजुर्ग औरत निशा के पीछे अपनी बेटी और बहू के साथ लटकती हुई रसोई में आती है जहाँ रागिनी बुजुर्ग औरत को गर्म पानी पिलाती है। यहाँ से नजारा कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। पहाड़ों पे तो मुझे चक्कर आने लगे थे। जरूर आपने कुछ भारी खाना खाया होगा, इसीलिए आपको उल्टियां हुई। पहाड़ों पर हमेशा हल्का खाना ही खाइएगा आप लोग, जैसा हम खाते हैं। दीदी धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। पर हमें जाना है कि आप लोग अपनी लटकती हुई रसोई में किस तरह का खाना बनाती है। हमने अभी अभी कंदमूल और लाल आलू बनाए हैं। आप इन्हें गर्म पानी के साथ खाकर देखें, बहुत अच्छे लगेंगे। निशा गर्म पानी में थोड़ा नींबू निचोड़कर लाल आलू और कंदमूल बुजुर्ग औरत के परिवार को परोसती है। अरे भाई, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आप लोगों के हाथ में तो बहुत अच्छा स्वाद है। ये लीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं, हमने तो आपकी मदद की है। हम पैसे कैसे रख सकते हैं? दीदी रख लीजिए। आपने अपना बनाया खाना हमें खिलाया और अपना इतना समय हमें दिया। ये पैसे आप ले लीजिए। झिझकते हुए बहुएं पैसे ले लेती हैं और बुजुर्ग औरत का परिवार वापस चला जाता है। ऐसे ही एक दिन पहाड़ों पर घूमने आया रामू पसीने से लथपथ लटकती हुई रसोई के पास आता है। अरे भाई, ये क्या खेत में लटकी हुई रसोई? ये कैसे हो सकता है? पहाड़ी इलाकों पर लोग खेत में लटकी हुई रसोई बनाते हैं क्या? और ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। रसोई से आ रही खुशबू सूंघकर रामू लटकती हुई रसोई में चला जाता है। अरे भैया, कौन हो आप और इस तरह हमारे खेत में लटकती हुई रसोई में क्यों चले आ रहे हो? दीदी, आप लोग नाराज क्यों हो रही हैं? अरे मैं काफी थक गया था और मेरा पानी भी खत्म हो गया है, इसलिए आपकी रसोई देखकर चला आया। आपकी रसोई से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
अरे भैया, आप थके हुए हैं तो बैठ जाइए, हम अभी आपको पानी पिलाते हैं और हमने जो बनाया है वो आपको टेस्ट भी करवाते हैं। रामू लटकती हुई रसोई में बैठ जाता है। कनिका घड़े का ठंडा पानी उन्हें पिलाती है और सत्तू से बने पराठे खिलाती है। दीदी, मुझे बड़ी राहत मिली आपकी रसोई में आराम करके। यहाँ ठंडक भी है और मेरा पेट भी भर गया। बताइए कितने पैसे हुए? पैसे? भैया, हमने यहाँ रेस्टोरेंट नहीं खोला है। अरे दीदी, तो रेस्टोरेंट खोलिए, अपने हाथों का खाना बनाइए और लोगों को चखाइए। आप ये 50 रुपए रखिए, मैं तो अब रोज आया करूंगा आपके हाथ का खाना खाने और यहाँ आराम करने। लोगों को हमारे खेत में लटकती हुई रसोई बहुत पसंद आ रही है और सभी को हमारे हाथ का खाना भी पसंद आ रहा है। क्यों ना हम इसी को अपना रोजगार बना लें। मैं भी यही सोच रही हूँ, हो सकता है इसी से हमारा भाग्य पलटे। शाम होती है। तीनों बहुएं घर आकर सभी को अपने नए काम का आइडिया बताती हैं। भाभी, बहुत अच्छा आइडिया है, वैसे भी आपके हाथों में सच में बहुत अच्छा स्वाद है। बहू, ये तुम्हारी मर्जी है। हमने तो कभी तुम्हें कोई खुशी दी नहीं। अगर तुम खुद कुछ करना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। पूरे परिवार की मंजूरी मिलते ही अगले दिन बहुएं बाजार की राशन दुकान पर आती हैं। हम अपने खेत में लटकती हुई रसोई में क्या क्या बनाएंगे? पहाड़ों पर और भी छोटी छोटी दुकान है जो चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट बेचते हैं। हम ये सब नहीं बेच सकते, हमें कुछ अलग चाहिए, हटकर। हम घर के बने सत्तू पराठे, दही, चावल, इडली, छाछ। गर्मियों में ये लोगों को ठंडक भी देगा और हर किसी को पसंद आने वाले मोमो, चाउमीन बेचेंगे। दीदी, हम पानी पूरी भी बेचेंगे, लेकिन नॉर्मल नहीं। बहुएं अपने अपने हिसाब से सामान खरीद कर खेत में लटकी हुई रसोई में आ जाती हैं। रागिनी बच्चों के लिए चाउमीन और बड़ों के लिए सत्तू के पराठे बनाने लगती है। निशा दीदी, याद है उस दिन जब हम चुकंदर धो रहे थे तो पानी पूरा लाल हो गया था? उसी से मैं लाल पानी पूरी बनाऊंगी और हल्दी डालकर पीली पानी पूरी बनाऊंगी। लाल पीली पानी पूरी घड़े में खट्टे ठंडे आम और इमली पानी के साथ लोगों को बहुत पसंद आएगी। बड़ी मुश्किल से पहाड़ों की दूसरी तरफ से मटके में पानी लाकर हमने खेत में जो टमाटर उगाए हैं, मैं उसका सूप बनाकर बेचूंगी। बहुएं अपनी रसोई के नाम का एक बोर्ड लगाती हैं। कुछ ही देर में वहां घूमने आए टूरिस्टों का ध्यान रसोई की तरफ जाता है। खेतों में लटकती हुई हमारी रसोई में आइए और गृह भोज का आनंद लीजिए। खेतों में लटकती हुई रसोई का गृह भोज, बड़ा अच्छा नाम है, काफी अच्छा कंसेप्ट है। चलो ट्राई करते हैं। आप लोग क्या खाइएगा? हमारे पास बच्चों के लिए चाउमीन, मोमो और बड़ों के लिए सत्तू के पराठे, टमाटर का सूप और औरतों के लिए स्पेशल रंगीन पानी पूरी है। अरे भैया, आपके सत्तू के पराठे तो मैंने खाए हैं, इस बार आप चाउमीन खिलाइएगा। मुझे रंगीन पानी पूरी चाहिए। मुझे टमाटर का सूप। आप लोग मेरे साथ चलिए, हम सभी आपको अपनी लटकती हुई रसोई में नाश्ता करवाते हैं। सभी ग्राहक लटकती रसोई में आते हैं जहां लाल पीली पानी पूरी, चाउमीन और पसीना बहाकर उगाए टमाटर का सूप पीते हैं। भाई, मुझे यह सूप बहुत पसंद आया, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा पार्सल दे दीजिएगा। मैं अपनी सभी सहेलियों को बताऊंगी कि यहाँ खेतों में लटकती हुई गृहभोज रेस्टोरेंट में रंगीन पानी पूरी ट्राई करनी जरूर आए। भाई, मैं तो पास के गांव का हूँ, आते जाते रहता हूँ, अपने साथ और भी दोस्तों को लेकर आऊंगा। सभी ग्राहक चाव से खाना खाते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। अगले दिन बहुएं बाजार से और भी राशन खरीद कर लाती हैं और इडली, छाछ, चाय, दही, चावल बनाती हैं। वहीं खेत में लटकती हुई रसोई को देखने आसपास के लोग गांव से भी आने लगते हैं। दीदी, हमारी रसोई में कितनी भीड़ लग रही है। हाँ, चाहे जितनी मजबूत हो हमारी रसोई, एक वजन के बाद ये टूट ही जाएगी। अब हम रसोई के बाहर पहाड़ों पर ग्राहकों को बैठाएंगे और सिर्फ कुछ ग्राहकों को ही अपनी रसोई में लेकर आएंगे ताकि वो नजारे का आनंद ले पाएं। रागिनी सभी के लिए खाना बनाने लगती है। निशा रसोई के बाहर पहाड़ पर ग्राहकों से ऑर्डर लेती है और कनिका सभी को उनका ऑर्डर पहुंचाती है। इसी तरह तीनों बहुओं की खेत में लटकती रसोई धीरे धीरे पूरे क्षेत्र और राज्य में मशहूर हो जाती है। ऐसे ही एक शाम पूरा परिवार खेत में चटाई बिछाकर बैठा होता है। ये तुम लोगों का ही साथ है कि आज हम सभी का पेट भरा हुआ है, सिर पर छत है और पूरे क्षेत्र में हमारे घर का नाम है। पूरे क्षेत्र और राज्य में सभी को हमारी खेत में लटकी हुई रसोई इतनी पसंद आ रही है कि काफी भीड़ हो रही है। ग्राहकों को खड़े रहकर खाना खाना पड़ रहा है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम कल ही उसका उपाय कर देंगे। रात बीतती है। अगली सुबह बहुएं अपनी लटकी रसोई में ग्राहकों की भीड़ के लिए खाना बना रही होती हैं। वहीं तीनों पति अपने कंधों पर लकड़ियों के बने बड़े बड़े टेबल लाकर रसोई के बाहर रख देते हैं। आप लोग इन टेबल पर आराम से बैठकर खाना खाइए। देखिए दीदी, हमारे पतियों ने लकड़ियों की कुर्सियां बनाई हैं। अरे भाई, मुझे बाहर नहीं बैठकर अंदर बैठकर खाना खाना है ताकि मैं पूरे नजारे का मजा ले सकूं। एक ग्राहक के कहने पर सभी ग्राहक यही बात दोहराने लगते हैं। तभी बहुएं बाहर आती हैं।
देखिए, हमारे खेतों में लटकी हुई रसोई बहुत मजबूत है, पर इतने सारे लोगों का वजन नहीं उठा पाएगी। आप हमसे चार्जेस ले लीजिए और हम एक एक करके आएंगे और चार्ज भी देंगे। इतना कहकर वीर अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर बहुओं के हाथ में रखकर लटकी हुई रसोई में चला जाता है। इतने का तो उसने खाना नहीं खाया जितना सिर्फ नजारे देखने के लिए पैसे देकर गया है। अगर ऐसी बात है तो हम अपने खेतों को और सुंदर बनाएंगे। अगर हमारे खेत में अच्छी फसल लहराएगी तो लोगों को और अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। ग्राहकों से कमाए पैसों से बहुएं पहाड़ की दूसरी तरफ से अपने खेत तक मोटर पाइपलाइन लगवाती हैं, जिससे 1 महीने में ही खेतों में फसलें लहराने लगती हैं। वहीं कनिका अपने खेतों के बीचों बीच इंडिया के नाम की रंगोली बनाती है। भाई वाह, क्या नजारा है। और ये रंगोली से बनी इंडिया, ओहो, मैं तो इसकी वीडियो बनाऊंगा। सभी ग्राहक खेत में लटकी हुई रसोई और नीचे बहुओं की कलाकारी की वीडियो बनाते हैं। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो जाती है। टूरिस्टों का आना बढ़ जाता है। तभी मीडिया रिपोर्टर्स आते हैं। जी, आखिर आपको खेत में लटकी हुई रसोई बनाने का आइडिया कैसे आया? जी, हमारे क्षेत्र के सरकार की वजह से उन्होंने पहाड़ से बहने वाली नदी पर डैम बनाकर हमारे खेतों को बंजर बना दिया और पहाड़ पर चल रहे काम की वजह से हमारा घर चट्टान के नीचे दब गया। फिर हम खेत में आए और हमने ये रसोई बनाई। इसका सारा क्रेडिट हमारी सरकार को जाता है। बहुओं की कहानी सुनकर सभी ग्राहक सोशल मीडिया पर क्षेत्र के गवर्नमेंट को टैग करने लगते हैं, जिससे परेशान होकर क्षेत्र के नेता खेत में लटकी हुई रसोई में आते हैं। हमारी गलती है कि हमने इस छोटे से कस्बे पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हम इस कस्बे में सरकारी खर्च पर नहर बनवाएंगे। और क्योंकि इन तीनों बहुओं की खेत में लटकी हुई रसोई की वजह से गूगल भी हमारे क्षेत्र को टूरिस्ट प्लेस बता रहा है, हम इन तीनों बहुओं को सरकार की तरफ से इनाम भी देंगे। तीनों बहुओं को सरकारी इनाम मिलता है। गांव में नहर बनवाई जाती है, जिससे पूरा गांव और हमारे गरीब परिवार की स्थिति अच्छी होने लगती है। और अब तीनों पति खेतों में सब्जियां, फल और अनाज उगाते हैं और तीनों बहुएं अपनी रसोई, अपने खेत में होगी चीजों से ग्राहकों, टूरिस्टों का पेट भरती हैं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती हैं।